जय हिंद दोस्तों। मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक और आर्मी का जो पेपर है आया हुआ वो करवाना शुरू कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले अपना वही है, जीके का पोर्शन है वो पूरा करेंगे, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन पे ही चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित है। देखो, इटली, मैं पहले ही बता चुका हूं, इटली से जो संबंधित है वो आपका है मुसोलिनी। कौन है इटली से संबंधित आ जाए तो मुसोलिनी। देखो, ये 5-6 हैं मेन मेन। इटली से मुसोलिनी, रूस में बताया था मैंने लेनिन। इसके बाद ब्रिटेन में तो चलो नहीं है कोई। जर्मनी से बताया था मैंने हिटलर, जो तानाशाह था बहुत बड़ा। इसके बाद आता है नेपोलियन बोनापार्ट। देखो, नेपोलियन बोनापार्ट की इच्छा पूरे विश्व पर राज करने की थी। जो नेपोलियन बोनापार्ट को विश्व का एक बहुत ही योग्य सेनापति माना जाता है, विश्व का महान सेनापति माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। और ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये आपके फ्रांस से संबंधित है। किससे? फ्रांस से। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई? देखो, 1770, 1788, 89। ध्यान रखना, जो फ्रांस की क्रांति है वो सन 1789 में हुई। 15 मई, 15 मई, मई 1789 में, 15 मई 1789 में। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। देखो, लीवर है, सबसे बड़ी है, और जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो आपकी पीनियल ग्रंथि है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि है जो कि आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि के पास। पिट्यू ग्रंथि के पास पाई जाती है, ध्यान रखना। जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो आपकी पीनियल ग्रंथि है, और ये मस्तिष्क में पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि के पास में पाई जाती है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी, ध्यान रखना, ये आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है। देखो, इस पेपर में एक दो क्वेश्चन मिक्सअप हो गए, इसकी टेंशन नहीं लेनी है हमें। सहारा रेगिस्तान कहां पर है? देखो, सबसे पहला आता है साउथ अफ्रीका। मैंने आपको पिछले पेपर में बताया था कि साउथ अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, जो कि 9 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। मुख्यतः नामीबिया और बोत्सवाना कंट्री है, वहां पर है। सहारा रेगिस्तान, देखो सहारा रेगिस्तान के बारे में बता देता हूं, ये विश्व का विशालतम वो है मरुस्थल, विशालतम मरुस्थल है, और सबसे गर्म मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है ये। इसके बारे में हमें ध्यान रखनी है। और ये आपका उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। थोड़ा बहुत भाग इसका एशिया में भी है, लेकिन मुख्यतः ये उत्तरी अफ्रीका में। एशिया में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कौन सा है, आपका थार का मरुस्थल हो गया, गोबी का मरुस्थल हो गया। तो ये आपके थार और गोबी के मरुस्थल कहां है? थार का कहां पे है? भारत में है, पाकिस्तान में भी है कुछ भाग। गोबी का है वो आपका चीन और मंगोलिया में। कहां पे? चीन और मंगोलिया में जो गोबी का मरुस्थल है वो, ध्यान रखना। तो यहां से मरुस्थलों से हम देख रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं लगभग सारे मरुस्थल आपको बता चुका हूं। तो ऐसे ही हमें एक एक करके सारे मरुस्थल याद रखने हैं। रेड क्रॉस किसके द्वारा स्थापित किया गया? देखो, रेड क्रॉस सबसे पहले समझो, रेड क्रॉस है, इसकी जो स्थापना है वो जेनेवा में हुई, जेनेवा में हुई। और हेनरी ड्यूनेंट ने की। किसने की? हेनरी ड्यूनेंट ने की। और ये शांति के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, शांति के पहले नोबेल विजेता। ये भी आ जाता है कि शांति के पहले नोबेल विजेता कौन थे? तो हेनरी ड्यूनेंट थे, क्योंकि उन्होंने एक रेड क्रॉस नामक संस्था स्थापित की थी। इसका उद्देश्य था युद्ध और आपदा के समय, ध्यान रखना, जो इसका उद्देश्य है वो है युद्ध व आपदा के समय, युद्ध व आपदा के समय, इसका उद्देश्य युद्ध व आपदा के समय राहत दिलाना, लोगों की मदद करना युद्ध और आपदा के समय। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं।
सूरज की रोशनी पृथ्वी तक, देखो पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लेती है, 8 मिनट लेती है। तो ऑप्शन देख लो 8.2, ऑप्शन के हिसाब से 8.2 इज द राइट आंसर, बिल्कुल भी 8.2 मिनट लगते हैं। इसके बाद चलिए आगे, किताब यम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? देखो सबसे किताब यम, ध्यान रखना किताब यम महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी हुई है और इन्हीं के लिए किताब यम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके बाद चलिए आगे, गोवा भारत का कौन सा राज्य है? देखो गोवा भारत का कौन सा राज्य है, सबसे पहले आप गोवा के बारे में एक दो चीज बता देता हूं, वो समझेंगे। गोवा ध्यान रखना 1510 से 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था। ध्यान रखना किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन। लगभग इन्होंने 450 वर्ष शासन किया। किसने? पुर्तगालियों ने। भारत आजाद हो गया उसके बाद भी पुर्तगाली बिल्कुल गोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सन 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ इन भारतीय सेना के द्वारा, ऑपरेशन विजय हुआ और ये ऑपरेशन हुआ उसके कुछ समय में ही पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया। और उसके बाद जो गोवा है उसके बाद जो गोवा है भारत का 25वां राज्य बना। ध्यान रखना कौन सा राज्य बना है? 25वां राज्य बना है। और 24वां आपका मिजोरम था, 26वां आपका हरियाणा था, ध्यान रखना, और आपका ये 27वां है वो आपका हिमाचल बना। तो गोवा 1961 में बना भारत का भाग, ध्यान रखना। और ये भी आ जाता है कौन सा ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन विजय के तहत बना है। भारत में कागज कौन सी सदी में पेश किया गया? देखो सबसे पहले एक चीज बताऊं, ये क्वेश्चन आया है, इसके ऑप्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं बता देता हूं। जो कागज है सबसे पहले चीन में आया, सबसे पहले कहां पर आया? चीन में आया। और ये चीन में ध्यान रखना लगभग, मैं लगभग बता रहा हूं, लगभग 200 या 205 ईसा पूर्व आया था। और उसके कुछ समय पश्चात चीन के बाद जो आया था, ये चीन के बाद जो कागज आया था सबसे पहले वो भारत में ही आया था। ध्यान रखना चीन के बाद भारत में। अब आप अंदाजा लगा लो, जब चीन में 200 ईसा पूर्व में आया लगभग, तो हान वंश का शासक था, ये भी ध्यान रखना, हान वंश का शासक था वहां पे। तो चीन के बाद भारत में आया, तो मान लो 150 साल बाद या उसके कुछ समय बाद भी आया होगा। तो ये किसी भी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि ये 12वीं शताब्दी, 7वीं, 14वीं, 15वीं, तो आप इसको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं दे रखे। यदि पहली सदी होती या कुछ उसके आसपास भी होता तो उसमें से हम उसे मान लेते सही। तो इसके जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखना सबसे पहले चीन में आया और चीन के बाद कहां पर आ गया? भारत। चीन में आया जब कौन सा वंश था? हान वंश का शासन था। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, और इसका जो आविष्कारक था ध्यान रखना काई लिन। इसका आविष्कार कौन था? काई लिन। इसका जरूर नाम याद रखना, ठीक है। कागज का संत भी कहते हैं काई लिन को, कागज का संत भी कहते हैं। काइलिन को क्या बोलते हैं? कागज का संत बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने कागज का आविष्कार किया। बहाई पथ की शुरुआत निम्न में से किस देश में हुई? देखो बहाई पथ क्या है? एक अलग धर्म है, एक अलग धर्म है, अलग धर्म है, ठीक है, जो कि इराक के बगदाद शहर में, बगदाद शहर में स्थापित किया गया था बहाई पैथ। और ध्यान रखना बहाई पैथ की स्थापना बहाउल्लाह ने की, बहाउल्लाह ने की, ठीक है, इराक के बगदाद शहर में। इसके बाद चलिए आगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। देखो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पहले ही बता चुका हूं मैं, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। सबसे बड़ा अंग है आपका लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर है। ध्यान रखना इसको लीवर भी बोलते हैं और इसको हम जिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगर भी बोलते हैं, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। हाँ, यदि सबसे बड़ा हिस्सा पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, तो ध्यान रखना मानव शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा त्वचा है। क्या है? सबसे जो बड़ा हिस्सा पूछे तो वो क्या है? त्वचा है। इसके बाद आओ,
इसमें लीवर में ध्यान रखना लगभग 64 लाख संवेदनशील तंतु होते हैं, संवेदनशील तंतु होते हैं। इसके बाद चलिए आगे, निम्न में से कौन सा भारतीय यूएनओ में सामान्य सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? ध्यान रखना यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जो सबसे पहले सामान्य सभा के लिए किया गया था वो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, और साथ ही ये पहली महिला अध्यक्ष भी है। इनको पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी प्राप्त है, पहली महिला अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना है। पहली महिला अध्यक्ष के अलावा एक चीज और बता देता हूं इनके बारे में, विजय लक्ष्मी पंडित मोतीलाल नेहरू की बेटी थी और जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जो राजनीति में काफी कुशल मानी जाती थी। निम्न में से कौन सा काव्य जयदेव द्वारा रचा गया? तो ध्यान रखना जयदेव द्वारा रचा गया है गीत गोविंद। जयदेव द्वारा रचा गया महाकाव्य कौन सा है? गीत गोविंद। अब इसके बाद आओ अगला क्वेश्चन, हवा महल निम्न में से कौन से शहरों में स्थित है? कौन से शहर में? तो देखो हवा महल कहां पे आपका? जयपुर में। ध्यान रखना जो हवा महल है वो कहां पे आपका? जयपुर में। अमूमन ज्यादातर को पता होगा हैदराबाद में आपकी चार मीनार है, मैं काफी चीजें आपको बता चुका हूं, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, तो बहुत सारी देखो इमारतों के नाम है, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना कौन सी चीज कहां पर है, यहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा सूरज का नाभिकीय ईंधन है? देखो जो सूरज का नाभिकीय ईंधन है ध्यान रखना वो आपका क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है, जो कि 74% सूरज में क्या होता है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन को मैंने बता दिया बेटा, अभी ईवी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, इसके बाद हाइड्रोजन ईंधन के ऊपर व्हीकल आएंगे, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को मैं पहले ही बता चुका हूं, भविष्य का क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। इसके बाद चलिए आगे, डीजल इंजन में प्रज्वलन निम्न में से किसके द्वारा होता है? पहला स्पार्क, ऑटोमेटिक स्टार्टर, कंप्रेशन, फ्रिक्शन। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कंप्रेशन। जो प्रज्वलन होता है डीजल ईंधन में वो कंप्रेशन के द्वारा ही होता है, ध्यान रखना किसके द्वारा होता है? कंप्रेशन के द्वारा होता है, ना कि फ्रिक्शन के, स्पार्क के और ऑटोमेटिक स्टार्टर के। निम्न में से मास ऊर्जा, देखो सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया? E इजुकल टू ये mc स्क्वायर है बेटा, ध्यान रखना E इजुकल टू mc स्क्वायर, m मास है और c आपकी वेलोसिटी है, किसकी? लाइट की वेलोसिटी है। तो इसके बाद देखिए किसने दिया, देखो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत दिया इन्होंने, क्वांटम सिद्धांत दिया इन्होंने अपना प्रकाश का। न्यूटन ने गति के नियम दिए, इन्होंने तरंगों पर आधारित सिद्धांत दिए, ध्यान रखना। और आइंस्टीन ने E इजुकल टू mc स्क्वायर दिया और सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इसके बाद चलिए आगे, मेन साइंटिस्ट ने देखो किसने क्या किया, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, किसने किसकी खोज की, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती हैं। इसके बाद आओ, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? देखो बेटा इसमें भी दो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। पहले आया था एक नाइक्रोम के ऊपर आया था, मैंने बताया था नाइक्रोम मिश्र धातु है, ठीक है। और नाइक्रोम कहां पे उपयोग किया जाता है ये भी मैंने बताया था। तो नाइक्रोम कहां पे किया जाता है? हीटर पे। और विद्युत बल्ब का तंतु है वो किसका होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है, हमें ध्यान रखना है किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 19, वह ध्वनि की तीव्रता जो कण की परत को, कण मतलब ईयर, कान है, कण नहीं है, कान है, यहां पे ध्यान रखना, कान की परत को हानि पहुंचा सकती है। देखो नॉर्मली 75-80 से ऊपर कान की परत को हानि पहुंचाती है, तो यहां पे हम बेटा ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इनके नियर बाई ऑप्शन कितना है? 100 है। तो इसका जो राइट आंसर है हम क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। पहले भी क्वेश्चन आया था वहां 90 दिया था, तो वहां पे हमने क्या माना था? 90 माना था। अमूमन 75-80 से ऊपर ठीक जो भी है वो हम मान लेंगे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कांच किसके मिश्रण से बनता है? देखो कांच किसके मिश्रण से बनता है? तो कांच का ध्यान रखना रेत और सिलिकेट के मिश्रण से बनता है। कांच किसके मिश्रण से बनता है? रेत और सिलिकेट, सैंड एंड सिलिकेट से, ठीक है। ग्लास इज मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ तो सैंड एंड सिलिकेट, रेत और सिलिकेट के मिश्रण से किसका निर्माण होता है? कांच का निर्माण होता है। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व तनु अम्ल हाइड्रोजन की जगह
लेती है। तनु अम्ल देखो बेटा H2SO4 है, तनु अम्ल एक, तो इसकी जगह H2 की जगह क्या लेता है, कॉपर, CuSO4 बनता है। ठीक है, क्या बनता है, CuSO4। तो ध्यान रखना तनु अम्लों में जो हाइड्रोजन की जगह क्या लेता है अपना, कॉपर लेता है, Cu या तांबा भी इसे कहा जाता है। एल्युमिनियम, लोहा, सोना, ये गलत आंसर है। अच्छा, यदि कोई कण 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रहा है, जिसकी ऊर्जा, देखो ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, ध्यान रखना कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा 125 जूल है, तो उस कण का भार क्या होगा। एक बात बताओ बेटा, फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, क्या होता है बताओ, हाफ mv²। v आपके पास दिया है कितना, 5, गतिज ऊर्जा 125, हाफ mv² मतलब 5 का स्क्वायर, तो m इजुकल टू होगा 125 गुणा 2 बटा में 25, 5 दूनी 10 होगा, 10 किलोग्राम। तो मास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 किलोग्राम आ जाएगा। यहाँ पे सीधा हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, हाफ mv², क्योंकि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ mv²। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। मल में पानी की मात्रा, देखो सीवरेज दिया है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, वाहित मल है, ध्यान रखना। वाहित मल में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो ध्यान रखना वाहित मल में पानी की मात्रा लगभग 99%, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 95% से 99% होती है। इसके बाद चलिए आगे, कंक्रीट से बनी सड़कों की औसत समय कितना होता है। देखो औसत समय है वो इनका 10 से 15 साल होता है, 10 से 15 साल होता है, ध्यान रखना। तो 10 से 15 साल, ऑप्शन देख लो बेटा कौन सा राइट होगा इसका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। वॉशर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखो वॉशर का प्रयोग किस लिए करते हैं, वॉशर का प्रयोग करते हैं हम, जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से छुटकारा पाने के लिए करते हैं, तो कंपन से छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ वाइब्रेशन। तो वॉशर का प्रयोग ध्यान रखना कंपन से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। इसके बाद चलिए आगे, किसी खड़ी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी जिसकी ऊंचाई h है और भार m है। देखो ध्यान रखना बेटा, स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है mgf, और गतिज का मैंने अभी आपको बताया ही था, गतिज का क्या बताया, हाफ mv², हाफ mv²। ये किसका है, गतिज ऊर्जा का है। इसके बाद चलिए आगे, शुद्ध पानी का पीएच क्या होता है। ध्यान रखना जो बिल्कुल एकदम प्योर वाटर है, शुद्ध पानी का पीएच आपका क्या होगा, 7 होता है। ध्यान रखना हमेशा, जो 7 से नीचे है वो F है, और 7 से ऊपर क्या बढ़ता जाता है, 4 बढ़ता जाता है। धातुओं का वह गुण या वह विशेषता जो चादर में बदलने के लिए उपयुक्त है। देखो तन्यता है, उसका मेन गुण क्या है, तन्यता है। तन्यता मतलब एक तरीके से मतलब जो धातु है वो बढ़ता चला जाए, तो वो बढ़ने की योग्यता है, ध्यान रखना। बाकी लचीलापन भी सही है, खींचना भी सही है, और बढ़ने की योग्यता है। तो मेरे हिसाब से तो ये तीनों ही सही है बेटा। इसके लिए ये होना चाहिए था कौन सा गुण नहीं है, यदि नहीं पूछता तो मतलब कठोरता। ठीक है, बाकी देखो बढ़ने की योग्यता, इसी में दोनों आ जाते हैं, आपका लचीलापन भी और खींचना भी। तो ध्यान रखना बढ़ने की योग्यता वह गुण है जिस वजह से जो धातु है वो किसका रूप बदल लेता है, चादर का रूप बदल लेता है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कौन सा नहीं है। ठीक है, बाकी चलो कोई नहीं, इसमें बढ़ने की योग्यता कर देंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। टीवी से झिलमिलाहट हटाने के लिए क्या उपयोग में किया जाता है। ध्यान रखना जो झिलमिलाहट आती है टीवी में, ठीक है, पहले बहुत ज्यादा आती थी, अब तो खैर इतनी नहीं आती, लेकिन फिर भी उसको हटाने के लिए बूस्टर यूज में लिया जाता है। क्या यूज में लिया जाता है बेटा, बूस्टर यूज में लिया जाता है। निम्न में से कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड काम में आता है। भाई ध्यान रखना सिल्वर आयोडाइड, जिसका फॉर्मूला है AgI। तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, हल करें। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। ये जो मैथ्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखना 2 क्वेश्चन मैंने मैथ्स के, इसमें जो 2 पेपर हैं उन 2 पेपरों के मैंने 20 क्वेश्चन मैथ्स के ही डलवा दिए, इसमें रीजनिंग क्वेश्चन नहीं है। तो बेटा देखना पेपर के क्वेश्चन है ये सारे के सारे, तो मैंने 2 पेपर के डलवा दिए, मुझे याद नहीं है कौन कौन से सेंटर के हैं। तो x+2 का होल स्क्वायर है, गुणा नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ये होता है आपका बेटा x² प्लस 2 दूनी 4x
प्लस 2 दूनी 4। यहां बेटा ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहां पे क्या आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो इसका मतलब इसका ये राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इन सब का योग क्या है? देखो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इनका योगफल बेटा एलसीएम लेंगे 12, 2 छिक्की 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 6 और 4 10 और 3 13/12। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 13/12 इज द राइट आंसर। इसके बाद आओ आगे, 11/15 माइनस 7/15। देखो ध्यान रखना बेटा, ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार तो बेटा जो पॉइंट के जोड़ने घटाने गुणा करने की 2-2 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं मैथमेटिक्स में, ध्यान रखना, वो पेपर के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, और मेंसुरेशन के मैं पहले ही बता चुका हूं, क्लास में सब बच्चों को बताता हूं कि क्षेत्रमिति इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जो पिछले 1-1.5 साल से पेपर हो रहे थे 5-5 6-6 क्वेश्चन आपके क्षेत्रमिति से आ रहे हैं। तो मैथ्स में उस टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो एलसीएम इनका कितना आ गया? 15। अब देखो यार 11 माइनस 7 ही हो जाएगा भाई, एक एक बार भाग जा रहा है। तो 11 में से 7 गए तो 4 बटा कितना आ गया बेटा? 15। तो 4/15, तो 4 बट्टा कितना आएगा? 15 आ जाएगा बेटा। तो इसका मतलब ये गलत दे रखा है, 4/15 आएगा। इसको 4:15 कर लेना और पहला इसका सही कर लेना। तो ये क्या आ जाएगा? 4/15। इसके बाद चलिए आगे, 24। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा, 24:44 को सिंपल रूप में करो, 12 दूनी 24 और ये कितनी बार कट गया? 22 बार। या फिर 4 से ही काट दो डायरेक्ट बेटा, 2 से नहीं काट के, 4 से काटा 6 बार और 4 से काटा 11 बार, 6:11 आ जाएगा इसका। ये इसका क्या है? राइट आंसर है। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों और कोच की, देखो कोच सहित कुल आयु, जो औसत आयु है वो 18 वर्ष है। कोच की आयु निकालने तो 1 वर्ष कम हो जाती है। तो पहले देखो बेटा, कोच सहित आयु निकालो बेटा। कोच सहित आयु 11 खिलाड़ी हैं, 18 वर्ष है, तो 11 गुणा 18 एकम 18 और 18 एकम 18 और 1 19, ये 198 आ गए कोच सहित। और बिना कोच के बेटा एक बात बताओ, अच्छा 11 खिलाड़ी और कोच है तो सॉरी यहां पे 12 गुणा 18 होगा, 12 गुणा 18 होगा, 18 दूनी 36 और 18 एकम 18, 18 और 3 क्या होगा? 21। ठीक है, अब बिना कोच के बेटा 11 खिलाड़ी रह गए और जो औसत आयु है वो 1 वर्ष कम हो गई। 1 वर्ष कम हो गई मतलब पहले 18 थी तो अब कितनी रह गई? 17 रह गई। 17 रह गई तो अब 11 खिलाड़ियों की 17 एकम 17 हो जाएगी और 17 एकम 17 और 1 18, 187 वर्ष। अब कोच की आयु निकालनी है बेटा, कोच की आयु। अब देखो कोच की आयु कैसे निकालेंगे? सीधा सा तरीका है, कोच सहित आयु कितनी है? 216 और बिना कोच के कितनी है? 187। तो 216 में से 187 हम घटा देंगे। तो यहां देखो बेटा 16 में से 7 गए तो 9 बचे और यहां पे उसके बाद कितना रह जाएगा बेटा? 20 और 20 में से आपके 18 गए तो कितने बचे? 29। तो कितना आ जाएगा आपका? 29 वर्ष। तो कोच की आयु कितनी आ जाएगी आपकी? 29 वर्ष आ जाएगी। ध्यान रखना बेटा, दो संख्याएं 2:3 में यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो ये 5:7 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो सीधा सा है बेटा, संख्याएं 2:3 में तो 2x और क्या मान लिया? 3x। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दो, इसमें भी 5 और इसमें भी, और 5 जोड़ने के बाद ये हो गया आपका 5:7। इसको सॉल्व कर देंगे और किसका मान निकाल देंगे? हम x का मान निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पे बेटा इसका करो, 7 दूनी 14x प्लस 7 5 35 और 5 तिया 15x प्लस 5 पंजे 25, 14x माइनस 15x बराबर 25 माइनस 35, तो माइनस x बराबर माइनस 10। तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। x का मान 10 आ गया। अब पहली संख्या 2 गुणा 10 कर दो और दूसरी संख्या 3 गुणा 10 कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा? 20 और 30। अब पूछी कौन सी है? बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी संख्या 30 हो जाएगी और छोटी संख्या पूछता आपसे तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। देखो 2:3 है, 5 जोड़ दो, ये 5 7 हो गया, 7 दूनी 14, 7 5 35 आ गया, 5 तिया 15
और 5 पंजे 25 आ गया, 14x माइनस 15x, 25 माइनस 15 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा x का मान। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, एक आयत का आधार और ऊंचाई। देखो आधार ऊंचाई मतलब लंबाई और चौड़ाई है, इसकी ध्यान रखना, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल, यहां देखो रेक्टेंगुलर है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा कि यहाँ पे गुरुजी लंबाई और चौड़ाई तो दी नहीं है, आधार और ऊंचाई है, ठीक है ना। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 12 चौड़ाई 5, कितना आ गया, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखना, कई बार यहां कंफ्यूज कर देता है बेटा। एक ऑप्शन 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, एक 60 सेंटीमीटर दे दिया और एक 60 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। तो हमेशा ध्यान रखना, ये चीज मैं आपको बता देता हूं, परिधि या परिमाप होता है, परिधि या परिमाप जो भी होता है वो आपका सेंटीमीटर या मीटर में, जो आपका क्षेत्रफल होता है वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा हमेशा, और जो आपका आयतन है वो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो घन 1 और घन 2, इनका आयतनों का अनुपात है 1/27। तो आयतन क्या होता है बेटा, देखो घन का वॉल्यूम क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वो होता है a3। तो इसकी मान लो बेटा a1 और इसकी a2 और ये 1/27 है, तो यहां से a1/a2 क्यूब रूट ऑफ क्या आ जाएगा 1/27। तो 1 कितना आ गया बेटा, a1 और a2 3। और अब पूछा आपसे बेटा क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल एक और क्षेत्रफल दूसरे का, घन का क्षेत्रफल 6a1 स्क्वायर हो जाएगा और इसका 6a2 स्क्वायर, 6 से 6, a1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर और इसका मतलब 3 का स्क्वायर, तो 1 क्या होगा 9 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1:9 आ जाएगा इसका राइट आंसर। एक क्रिकेटर अपनी 8 पारियों में निम्न रन बनाता है, देखो 58 60 76, अच्छा इनका औसत देखो, मीन का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, इसको माध्य भी बोल देते हैं और इसको औसत भी बोल देते हैं। और ये मैंने बताया था आपको प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो एक बार आप इन सबको जोड़ो बेटा, कितना आ गया 58 76 40 35, कितना 58 76 40 35, इसके बाद 46, इसके बाद 45 0 और 100। एक बार अब इनको जोड़ेंगे बेटा, और कितनी पारी है टोटल, देखो पारी कितनी है आपके पास 8 है, तो कितने का भाग दे देंगे 8 का। एक बार चेक कर लेते हैं, 58 76 40 35 46 45 0 और 100। अब देखिए यहां पे बेटा एक बार देखते हैं, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 8 कितने हो गए बेटा 30, कैरी 3 आ गई। तो देखो 4 और 3 7, 4 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 और 4 कितना हो गया आपका 18, 18 और 7 25 और 5 30। अब फिर कैरी कितनी आ गई 3 और 1 4/8, कितना आ गया बेटा 50 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 50। देखो ये करने की भी जरूरत नहीं है बेटा, करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस के भी होते हैं, देखो कैसे होगा डायरेक्ट, भाई औसत पूछा है तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच का मान। तो इन संख्याओं के बीचों बीच का मान, सारी संख्याएं 100 से छोटी हैं, तो ना 400 होगा ना 100 होगा ना 200 होगा, डायरेक्ट कितना होगा 50, 100 से छोटा ही आंसर आएगा इसका। तो कई बार क्या है ध्यान रखना बेटा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, थोड़ा सा कॉमन सेंस काम में लेंगे, क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा आपका। जैसे कि ये क्वेश्चन है, करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद चलिए आगे, दो संख्याओं का महत्तम समाप्यवर्तक, देखो HCF और LCM ये दे रखा है। एक संख्या 275 है, दूसरी ज्ञात करनी है। तो देखो मैंने बताया फॉर्मूला बेटा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा लैसे गुणा मैसे। पहली संख्या कितनी है 275,
दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। लैफे गुणा मैफे, 11 गुणा में 7700। अच्छा, लैफे गुणा मैफे, मैफे गुणा लैफे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है डायरेक्ट। 7700 गुणा 11 बटा में 275। 11 से काटो बेटा, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 25 बार कट गया। अब देखो इसको काटो बेटा, 25 तिया 75, 50 हो गया, 25 तिया 75 हो गया। इसके बाद देखो 25 एकम, देखो 25 तिया 75 हो गया। अब कितने बचे बेटा, 2 बचे, 20 हो गया, 20 हो गया तो भाग नहीं जा रहा। देखो 25 तिया 75, ठीक है, अपने पास कितना बचा, 2 बचा, 20 हो गया। देखो 20 में भाग नहीं जा रहा है, 20 में भाग नहीं जा रहा, 0, 25 अट्ठे 200, 308 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 308 आ जाएगा। एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि कमरे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना है। देखो हमेशा ध्यान रखना बेटा, लंबाई अनुपात चौड़ाई। आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। देखो लंबाई मान लो x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 3/4x, या 4 इधर आ जाएगा, 4x अनुपात 3x। अब कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 4x गुणा 3x बराबर, ये लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है, 300 है, तो इसको किसके बराबर कर दो, 300। 12x² बराबर 300, तो x² बराबर 300/12, और ये कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ध्यान रखना x का मान 5 आ गया, तो ये कितना हो गया बेटा, 4 पंजे 20, और ये कितना हो गया, 3 पंजे 15। अंतर पूछा है तो अंतर कितने का आ गया बेटा, 5 मीटर का अंतर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 5 होगा। ध्यान रखना, लंबाई चौड़ाई की, चौड़ाई है, लंबाई की 3/4 है। मान लो बेटा लंबाई x है, चौड़ाई 3/4x हो जाएगी, 4 इधर आ जाएगा, 4x अनुपात 3x हो जाएगा। इनका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करो, 4x गुणा 3x, ये 300 हो गया। यहाँ पे x² का मान 25 आ जाएगा, तो x 5 आ जाएगा, और उसके बाद इनका जो अंतर है वो आ जाएगा, 4x और 3x है बेटा, 20 और 15 इनकी माप आ जाएगी। आपसे बड़ी भुजा भी पूछ सकता है, छोटी भुजा भी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई भी पूछ सकता है आपसे। इसके बाद चलिए, 1 घंटे में नाव, देखो धारा की दिशा में 11 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में चाल, ध्यान रखना x + y होती है, 11 दे रखा है, और विपरीत दिशा में आपकी चाल दे रखी है x - y होती है, और ये कितनी है, 5। तो स्थिर पानी में y से y 2x बराबर 11 और 5 16 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर पानी में 11 कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना यहाँ रेलगाड़ी वाले का उल्टा है, ट्रेन और जो कोई बस वगैरह होती है एक ही दिशा में जाती हैं तो हम चाल घटा देते हैं, और आमने सामने से आती है जोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रखना नाप वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। नाप जब धारा की दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, और जब आमने सामने से या विपरीत दिशा में जाती है धारा की, तो उस कंडीशन में चाल घट जाती है। उसके बाद चलिए आगे, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर 3 दिनों में कितना काम करेंगे। देखो बेटा, ए 10 दिन में, बी काम को 15 दिन में। पहले इनका एलसीएम निकालो बेटा, कुल काम। देखो ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30। कितना आ गया एलसीएम, 30। अब 10 और 15 का एलसीएम 30 आ गया, तो ये 10 दिन में 30 काम कर रहा है, एक दिन में 3, और ये 15 दिन में 30, तो एक दिन में 2। तो अब पूछा है ए और बी 3 दिन में कितना काम करेंगे। तो एक बात बताओ बेटा, टोटल काम ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों एक दिन में 3 और 2 5, तो 3 दिन में कितने कर देंगे, 15 काम। 15 काम कितने में से, 30 में से, तो कितना काम हो गया, 1/2 काम हो जाएगा। आधा काम ये 15 दिन में पूरा कर देंगे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आओ, देखो इसका वर्ग है, स्क्वायर बताना है। ध्यान रखना बेटा, ये पूरा पेपर एग्जाम का ही है, 0.2 गुणा 0.2, तो 0.004 आ जाएगा। ध्यान रखना, सॉरी, 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद और 4 के बाद आ जाएगा।
इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 0.0004। 1,000 रुपए पर 3 साल के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज। देखो बेटा साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा क्या कर दो, वैल्यू सिस्टम भी मैंने बताया है क्लास में, डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के भी कर देते हैं, लेकिन एक बार फॉर्मूले से कर दो इसको, चाहे तो मूलधन समय और दर कितनी है 6 बटा में 0 से 0, 36 18 180 रुपए आ गया। कितना आ गया 180 रुपए आ जाएगा। देखिए आगे इसके बाद, अच्छा देखो ये जोड़ने का क्वेश्चन है बेटा, ये भी ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान रखना आते हैं। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। एक बार दोबारा देख लो बेटा ध्यान से, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। एलसीएम लेंगे इनका, बड़ी संख्या 28 है, 28 में देखो 7 4 2 का भाग जा रहा है, 14 का भी जा रहा है, सबका ही भाग जा रहा है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा आपका 28। तो यहाँ तो देखो सीधा 28 आ जाएगा बेटा, 28 2 14 बार गया, 4 का कितनी बार गया बेटा 7 बार, 7 का कितनी बार गया 4 बार, 14 का 2 बार, 28 का 1 बार। एक बार जोड़ो बेटा, 2 1 3 और 4 7 और 7 14 और 14 28 दूनी 56 बटा 28, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 बार कट जाएगा। इसके बाद देखिए आगे, देखो इस क्वेश्चन को भी बेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। अब देखो 9 का गुणा 5 बार करेंगे, मैं बता रहा हूं ना बेटा, अब इस क्वेश्चन को आप करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ऑप्शन में देखो, क्या कभी भी हम 9 9 9 का गुणा कितनी भी बार करें, क्या कभी भी 0 आएगा, कभी भी नहीं आएगा 0, ध्यान रखना बेटा। तो बचा क्या 9 बचा, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। नहीं तो देखो 9 नाम 81 गुणा 81 गुणा 9, तो 81 गुणा 9 729 आ जाएगा। यहां पे देख लो बेटा गुणा करके, तो आप गुणा करोगे तो इसका 59 आंसर आएगा, ध्यान रखना। बाकी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनका बेटा साथ के साथ बताता चलूंगा। कभी भी ध्यान रखना 9 की पावर 5 है, कितना भी लें कभी भी अंतिम अंक 0 नहीं आएगा, ठीक है, 0 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, या फिर 1 आएगा या 9 आएगा, बस। मान लो इस ऑप्शन में और भी होते तो 1 या 9 वाला ही देखते हैं हम, ध्यान रखना। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से श्रेणी को पूरा कीजिए। देखो 10 20 30 40 ऐसे ही चल रहा है बेटा। आगे 100 के बाद कर दिया बेटा 400, फिर 400 के बाद क्या कर दिया बेटा 1600। तो यहां एक बार देखेंगे कौन सी सीरीज चल रही है, डबल सीरीज है, या फिर देखो यहां पे बेटा सॉरी 100 का गुणा 10 बार, 20 का गुणा 20 बार, 30 का गुणा 30 बार कर दो बेटा। 30 का गुणा 30 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है 900, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे 10 10 का वर्ग, 20 20 का वर्ग, 30 30 का वर्ग, 40 और 40 का वर्ग। देखो मैं इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं करवा रहा बेटा, ये मैंने 2 पेपर उठा लिए थे, 10-10 क्वेश्चन दोनों पेपरों के मैथ्स के टाइप करवा लिए थे मैंने। किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, देखो ये शंकु है, ये इसका आधार है बेटा, तो आधार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 154। और ध्यान रखना इसका जो आधार है वो कैसे आकार का है, वृत्त के आकार का है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 154। ऊंचाई आपको दे रखी है बेटा ये एच कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां से बेटा एच है हमारे पास, और जो शंकु का आयतन है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास एच तो है लेकिन क्या नहीं है आर नहीं है, रेडियस नहीं है, त्रिज्या नहीं है, तो बेटा पहले इसको सॉल्व करके यहां से रेडियस निकालेंगे। तो आर बराबर हो जाएगा 154 बटा पाई या 154 बटा 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 बार कट गया, आर स्क्वायर बराबर 49 आ गया। तो यहां से आर का मान कितना आ गया 7, तो आर का मान 7 आ गया, 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा 7, और एच का मान 12 ऑलरेडी है, 7 से 7 3 से 4 बार कट गया, तो 22 गुणा 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 616 आ जाएगा बेटा इसका जो राइट आंसर है। ध्यान रखना आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, जो इसका बेस है बेटा, बेस आपका वृत्त के आकार का है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर दे रखा है आपको, यहाँ से आर का मान निकालेंगे, शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है, तो आयतन भी हम यहाँ से ज्ञात कर देंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल वही है बेटा, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 154 बटा पाई या 154 बटा 22, वही आ गया बेटा जो अभी सॉल्व किया था। आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 7 आ गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है अभी वाला। आगे पूछा है वृत्त की परिधि। अब बेटा वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि आपके पास क्या होती है, 2 पाई आर, तो 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा में आर का मान कितना है, 7 से 7 कट गया और 44 मीटर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, 44 मीटर। तो बेटा देखो ये आपका आर्मी का पेपर हो गया। अब मैं कल से बेटा डेली एक आर्मी का पेपर डालूंगा और एक पेपर ग्रुप डी के। ग्रुप डी के मैं केवल मैथ्स के क्वेश्चन डालूंगा जो कि आपके पुराने पेपर में आए हुए हैं, और वो क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर वाइज डालूंगा, ध्यान रखना बेटा। मनदीप सर हो गया, अपलोड कर दो इसको भी, बाहर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत ना है।